हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने अप्लाइड मैकेनिक्स के 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें कि हमने थ्योरी और उसके सभी एमसीक्यूज लगा लिए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से। एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट अलग है, थ्योरी की अलग है, आप दोनों सेशन देख सकते हैं। एंड आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 बीम के बारे में। ये मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 23 है थ्योरी की क्लास का, तो 23वां लेक्चर है मैकेनिक्स का। अब तक हम 22 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज के इस लेक्चर में हम बीम चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सिंगल लेक्चर में आपको मैं पूरा का पूरा बीम चैप्टर कवर करा दूंगा, जिसमें कि टोटल 5 टॉपिक हैं। 5 के 5 टॉपिक हम इस क्लास में कवर कर लेंगे एंड साथ ही हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बीम के लगा लेंगे, ठीक है ना। एंड अगले सेशन में हम बीम पर आधारित एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो भी एमसीक्यूज बनते हैं उन्हें लेके आएंगे आपके सामने। तो पहले बात कर लेते हैं हम बीम में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो केवल 5 टॉपिक हैं बीम में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर में भी पढ़ने को मिलेगा आपको बीम चैप्टर, जिसमें कि आप एसएफडी और बीएमडी पढ़ेंगे तो वहाँ बीम का पूरा यूज होगा। एंड सिविल के 3rd ईयर में भी है स्ट्रक्चरल स्टील में, जब आप बीम पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको बीम का काफ़ी यूज़ मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एंड आपके इस बीटी बोर्ड के एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और बहुत अच्छे सा बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर आपको अभी के अभी याद हो जाएगा। पूरे पेशेंस के साथ बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी बिकॉज मैं पूरा चैप्टर इसमें कवर करा दूंगा आपको। एंड इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप टेलीग्राम पर जाकर जीटेक पॉली भी सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको जीटेक पॉली का ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा, वहाँ भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करें इसके टॉपिक्स की दोस्तों, तो केवल 5 टॉपिक हैं आपके इस बीम चैप्टर में। सबसे पहले टॉपिक में हम बीम की डेफिनेशन देखेंगे, यानी परिभाषा देखेंगे कि बीम होता क्या है, किसे कहते हैं बीम, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम टाइप्स ऑफ बीम, यानी बीम के प्रकार देखेंगे। बीम को हिंदी में धरन बोलते हैं, तो धरन के प्रकार देखेंगे। तीसरा है टाइप्स ऑफ सपोर्ट, यानी सपोर्ट के प्रकार देखेंगे। बीम जिस सपोर्ट पर टिकी होती है वो सपोर्ट कितने टाइप की होती है, इसमें हम सपोर्ट की बात करेंगे। एंड इसके बाद चौथा टॉपिक हम टाइप्स ऑफ लोड देखेंगे, यानी भार के प्रकार, कि बीम के ऊपर कितने टाइप के लोड एक्ट करते हैं, ठीक है। एंड 5वां और लास्ट टॉपिक है हमारा टू फाइंड द रिएक्शंस, प्रतिक्रिया ज्ञात करना। तो जो बीम की रिएक्शंस होती हैं, हम बीम की रिएक्शंस भी ज्ञात करना सीखेंगे एंड इन रिएक्शंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे इसी क्लास में। तो इस तरह से ये 5 टॉपिक हैं ओवरऑल। मैंने डायग्राम थोड़ा सा पहले बना दिए हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ सके। आपको दोनों डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिंगल इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ जस्ट अभी बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये डायग्राम मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पर। लोड का ट्रांसफर मैं आपको दिखाऊंगा बीम में किस तरह से लोड ट्रांसफर होता है, तो सब कुछ बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लिख लेंगे आप सभी, डेफिनेशन ऑफ बीम, यानी बीम के प्रकार। हेडिंग लिख लीजिए, इसको रफ करते हैं टॉपिक को, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टॉपिक्स का। देखिए सबसे पहली फर्स्ट हेडिंग लिख लिया आप सभी ने, डेफिनेशन ऑफ बीम, यानी बीम के प्रकार। देखिए किसे कहते हैं बीम, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से। और मैं आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज बताऊंगा, जो पॉइंट यहाँ लिखवाऊंगा अच्छे से याद कर लीजिएगा, सीधे आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन उसी में से मिल जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़, बीम होती क्या है, किसे कहते हैं बीम। आप सभी ने बीम का नाम तो सुना ही होगा, चाहे आप जिस किसी भी ब्रांच से हो। आपकी जो बिल्डिंग होती है, घर में जो मकान होता है आपका, उसमें कॉलम के ऊपर बीम लगी होती है, आप सभी ने देखा होगा। इसके अलावा छत के नीचे भी बीम लगी होती है जो कि क्षैतिज होती है ना। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, ये वाला मेंबर क्षैतिज दिखाई दे रहा है, ये इसको क्या बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल मेंबर में कह सकता हूँ इसको। ये क्या है आपका, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, यहाँ लिख देते हैं हम हॉरिजॉन्टल मेंबर। हॉरिजॉन्टल मेंबर यानी हिंदी में हम कह सकते हैं इसको क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव। आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो अच्छे से जानते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज और वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। तो बीम कैसी होती है, बीम हमेशा क्षैतिज होती है। क्या आपने कभी बीम को वर्टिकल देखा है? बीम कभी वर्टिकल नहीं होती, कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बीम किसी भी स्ट्रक्चर का कैसा मेंबर है, तो आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मेंबर है। ये एक क्षैतिज अवयव है।
संरचना का एक क्षैतिज अवयव है। तो परिभाषा कहाँ से शुरू होती है कि बीम किसी भी संरचना का एक क्षैतिज अवयव है, यानी बीम किसी स्ट्रक्चर का एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है। इस बात को लिख दें, यहाँ पर लिख लीजिए क्या, बीम किसी संरचना का, किसी संरचना को इंग्लिश में दोस्तों स्ट्रक्चर बोलते हैं, किसी स्ट्रक्चर का क्षैतिज अवयव, क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मेंबर। क्षैतिज अवयव से मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मेंबर है। इतनी चीज समझ आ गई आप सभी को, क्या है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है बीम किसी भी स्ट्रक्चर का। अब बात करते हैं बीम के ऊपर लोड किस तरह से काम करता है एंड बीम के ऊपर जो लोड लगता है उस लोड को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर बात करें दोस्तों इसके लोड की, तो ये है आपका बीम की अक्ष, जो आपको ये लाइन दिख रही है कटी हुई, ये क्या है, इस बीम की एक्सिस है। एंड जब हम इस पर लोड लगाते हैं ऊपर से, तो इसकी अक्ष के लंबवत लोड काम करता है। अब ये जो मैंने दोस्तों यहाँ पर लोड लगा रखा है W, ये लोड आपका, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ लोड पढ़ाऊंगा तो वहाँ बता दूंगा, पॉइंट लोड भी हो सकता है, UDL भी हो सकता है, UBL भी हो सकता है, किसी भी तरह का लोड हो सकता है, मगर ये लोड हमेशा इस अक्ष के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। अब आप कहेंगे नहीं सर, हमने तो ये इंक्लाइंड भी देखा है। इंक्लाइंड होता है बट इसका कंपोनेंट होने के बाद इफेक्ट वर्टिकल पड़ता है इस अक्ष के ऊपर, यानी बीम के ऊपर। समझ पा रहे हैं? तो बीम के ऊपर सदैव कैसा लोड काम करेगा, वर्टिकल लोड। बीम हॉरिजॉन्टल होती है, लोड इसके ऊपर वर्टिकल काम करता है। एंड इस वर्टिकल लोड को दोस्तों हम कहते हैं ट्रांसवर्स लोड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ भार। अनुप्रस्थ भार, समझ पा रहे हैं? तो आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं डेफिनेशन को, क्या, बीम किसी संरचना का एक क्षैतिज अवयव है जिस पर लोड सदैव, जिस पर लोड मतलब हो गया भार, ठीक है, जिस पर लोड सदैव इसकी अक्ष के, इसकी अक्ष के परपेंडिकुलर कार्य करता है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को दोस्तों हिंदी में लंबवत कहते हैं। लंबवत कार्य करता है, लंबवत कार्य करता है, जिसे ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। इतना समझ आ रहा है आप सभी को? अब मैं बताने वाला हूँ आपको ट्रांसवर्स लोड होता क्या है वास्तव में, ठीक है। हालांकि आपको समझ आ रहा है अक्ष के लंबवत जो भी बल काम करेगा उसको हम ट्रांसवर्स लोड कह देंगे। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ से कि बीम के ऊपर हमेशा किस तरह का लोड आएगा, ट्रांसवर्स लोड आएगा। अब ये ट्रांसवर्स लोड पॉइंट लोड भी हो सकता है, UDL भी हो सकता है, UBL भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन में ट्रांसवर्स लिखा होगा, अनुप्रस्थ भार, आपको इस पर टिक कर देना है। यहाँ तक समझ आ रहा है दोस्तों? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, बीम क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर का एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जिस पर लोड सदैव इसकी अक्ष के लंबवत कार्य करता है। एंड इस लंबवत लोड को हम ट्रांसवर्स लोड यानी अनुप्रस्थ भार कहते हैं। यहाँ तक समझ आया? इसको आप लिखिए, फिर इसको रफ करके बीम के और आगे बात करते हैं। ये तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया, इतना आपका जितना सिलेबस में था इसकी परिभाषा। अब मैं आगे और कुछ बताने वाला हूँ बीम के बारे में, ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा क्या, बीम जो होती है दोस्तों नीचे से सपोर्ट पर टिकी होती है। ये सपोर्ट क्या है, ये कॉलम हो सकते हैं या कोई दीवार हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर वॉल बना रखी है, वॉल मतलब दीवार, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दीवार, ठीक है। एक वॉल इधर बनी हुई है, ये वाली दोनों तरफ वॉल है। तो बीम किस पर, बॉल पर टिकी हुई है। इन दोनों दीवार को हम कहते हैं इसकी सपोर्ट। क्या कहते हैं इसकी, सपोर्ट, टेक कहते हैं। आप कॉलम भी कह सकते हैं, वो भी टेक का काम करेगा, सपोर्ट का, क्योंकि ये दोनों बीम को सपोर्ट दे रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, बीम किस पर टिकी होती है, सपोर्टों पर टिकी होती है, अपने दोनों सिरों पर सपोर्ट पर टिकी होती है बीम। यहाँ तक समझ आ रहा है ना, क्लियर ना? चलिए और बताते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको ट्रांसवर्स क्या होता है, अनुप्रस्थ। दो वर्ड बात करने वाले हैं इसमें, ट्रांसवर्स की और लॉन्गिट्यूडनल की, ध्यान से समझेंगे। इसे रफ करें, अब ध्यान से सुनना, मैं ट्रांसवर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको ट्रांसवर्स क्या होता है। जैसे दोस्तों ये कोई भी मेंबर है आपका, ठीक है, सपोज मैंने बीम ही मान ली, कोई मेंबर है, तो इस मेंबर की जो लंबाई होती है
इसकी लंबाई की एक अक्ष होती है, इस तरह से ये अक्ष होती है। ये जो लंबाई होती है, लंबाई मतलब लॉन्ग मतलब लंबा होता है, लॉन्ग से मिलके बनता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है दोस्तों अनुदैर्ध्य। एक वर्ड तो क्या होता है हमारा, एक वर्ड होता है लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य। जो लंबाई के अनुदेश होता है उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्ग मतलब लंबा, लंबाई के अनुदेश। अब लंबाई के जो भी परपेंडिकुलर होता है उसे हमेशा हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्ज। ट्रांसवर्ज ट्रांसवर्ज यानी हिंदी में इसको अनुप्रस्थ कहते हैं, अनुप्रस्थ। कभी कभी दोस्तों अनुप्रस्थ की जगह पे कभी कभी आपका पार्श्व लिखा आ जाता है, पार्श्व। तो ध्यान रखिएगा दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बीम पर कौन सा लोड काम करता है, तीनों ऑप्शन में देगा आपको, लॉन्गिट्यूडनल भी दे सकता है, इनक्लाइंड भी दे सकता है, ट्रांसवर्ज भी दे सकता है। ध्यान रखेंगे हमेशा ट्रांसवर्ज लोड काम करता है बीम के ऊपर। क्लियर हुआ ना? अब पूरी तरह से डेफिनेशन आप सभी को समझ आ गई। रिपीट करेंगे मेरे साथ, क्या है डेफिनेशन। बीम किसी स्ट्रक्चर का एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जिस पर लोड सदैव इसकी अक्ष के लंबवत काम करता है। इस लंबवत लोड को हम ट्रांसवर्ज लोड कहते हैं, अनुप्रस्थ भार कहते हैं। बीम दोनों सिरों पर किसी सपोर्ट पर टिकी होती है। यह सपोर्ट दीवार हो सकती है आपकी या फिर कोई कॉलम हो सकता है। समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं अब इस बीम का काम क्या होता है। काम होने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बीम जो होती है किसकी बनी होती है। तो बीम मेनली 3 चीज़ की बनी होती है दोस्तों। एक तो टिम्बर, हम लकड़ी को इंजीनियरिंग की भाषा में टिम्बर कहते हैं। जो वुड होता है आपका वुड, इस लकड़ी को क्या कहते हैं, टिम्बर। लकड़ी की भी बीम होती है। इसके अलावा आपकी बीम स्टील की भी होती है दोस्तों, स्टील की, जिसे हम हिंदी में इस्पात कहते हैं, स्टील की बीम होती है। एंड जो सबसे ज़्यादा यूज होती है दोस्तों वो होती है आरसीसी की बीम, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की। आरसीसी की बीम सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। क्लियर ना? तो किस किस की बनी होती है बीम? लकड़ी की होती है, टिम्बर की यानी वुड की, स्टील की होती है एंड आरसीसी की भी बनी हुई होती है बीम। और आजकल सबसे ज़्यादा यूज हो रही हैं वो कौन सी है दोस्तों? तो आरसीसी की बीम सबसे ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, आरसीसी की बीम की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ? यहाँ से आपको मेनली याद क्या रखना था, एक तो ये याद रखना था बीम हॉरिजॉन्टल है, दूसरा इस पर ट्रांसवर्ज लोड काम करता है। परिभाषा समझे सभी? तो आपको जो डायग्राम बनाना है सिर्फ ये वाला डायग्राम बनाना है। इसके अलावा जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ में, उसमें भी सिर्फ आपको यही डायग्राम मिलेगा जो फर्स्ट ईयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसका थोड़ा सा ऊपर लेवल में ले चल के इसका दिखाता हूँ कि ये लोड को कैसे ट्रांसफर करता है बीम। ठीक है, इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ मैं इधर वाले को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब दूसरा डायग्राम जो मैंने बना रखा है, थोड़ा सा इसको समझा दूं मैं यहाँ से। दूसरा डायग्राम क्या है हमारा, ये साइड में बन रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। बीम का जो सबसे मेन काम होता है दोस्तों, बीम क्या करती है, बीम का काम होता है दोस्तों, बीम का काम जो सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर कोई लोड आता है, किसके ऊपर, सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर आने वाले लोड को सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफर करती है बीम। अब ये सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर क्या है, सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफर करती है बीम। क्या करती है बीम? सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर आने वाले लोड को सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफर करती है। दोस्तों सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो जमीन के ऊपर, जैसे ये जीएल है आपका, ग्राउंड लेवल है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल, ये जमीन है कोई, जीएल है ये। तो इस जीएल के ऊपर जो भी कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी होगी, कोई भी स्ट्रक्चर बनी है जीएल के ऊपर, तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, ये सुपर स्ट्रक्चर होती है। एंड जमीन के नीचे जो भी स्ट्रक्चर होगी यहाँ पर नीचे कोई, वो क्या कहलाती है, सब स्ट्रक्चर कहलाती है। समझ पा रहे हैं? तो जमीन के ऊपर, जीएल के ऊपर की जितनी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, सुपर स्ट्रक्चर। जमीन के नीचे की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर जितना भी लोड आएगा ना, बीम उसको स्ट्रक्चर के अन्य मेंबर्स की सहायता से, अन्य मेंबर की सहायता से कैसे, बीम किस पर टिकी होती है, तो बीम कॉलम पर या किसी दीवार पर टिकी होती है, तो उसके माध्यम से उस सुपर स्ट्रक्चर के लोड को नीचे ट्रांसफर कर देगी सब स्ट्रक्चर पर, यानी जमीन के अंदर। कैसे करती है, ध्यान से देखिएगा। ये है कोई वेट, यहाँ पर क्या है, ये कोई वेट है दोस्तों, डब्ल्यू वेट है कोई। अब ये वेट आपका इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है,
ये इधर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट रहा है। और यहाँ पर इस पर सपोज आपने मान लिया ऊपर कोई स्ट्रक्चर थी ये वाली, यहाँ पर तो ये तो बीम है, ये बीम के ऊपर ये कोई स्ट्रक्चर है ये वाली, इस स्ट्रक्चर का वेट ऐसे करके बीम के ऊपर आया। अब बीम क्या करेगी, इस वेट को यहाँ पर जो इधर दोनों तरफ इधर और इधर ये सपोर्ट जो लगी हुई है, इन सपोर्ट के माध्यम से हम कह सकते हैं इन कॉलम के माध्यम से नीचे जीएल के नीचे सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफर करेगी। समझ पा रहे हैं? तो बीम का इतना सा काम होता है, कितना कि जो भी सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर लोड आ रहा था, इस लोड को इसके संरचना के अन्य मेंबर्स की सहायता से नीचे सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफर करने का काम करती है बीम। ये चीज़ मैंने आपको नोट्स में लिख के भी प्रोवाइड कर दी है, हैंड रिटन नोट्स हैं, आप देख लीजिएगा बीम चैप्टर के, ठीक है। तो बीम की डेफिनेशन क्लियर हुई। बीम की डेफिनेशन क्या थी, किसी भी स्ट्रक्चर का क्षैतिज मेंबर होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है बीम। लोड कैसा काम करता है, इस पर ट्रांसवर्स लोड काम करता है। ये सपोर्ट पर टिकी होती है। सपोर्ट कैसी होती है, आपकी दीवार हो सकती है, कोई कॉलम हो सकता है। एंड बीम किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, स्टील की बनी होती है, आरसीसी की बनी होती है। बीम का काम क्या होता है, तो सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर आने वाले लोड को ये सब स्ट्रक्चर पर ट्रांसफर करने का काम करती है बीम। तो ये ओवरऑल बीम के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया आपको डेफिनेशन के पर्पज से। आपसे डेफिनेशन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई सा भी एक डायग्राम दे देगा, उसका नाम पूछ लेगा, बताओ ये कौन सी बीम है। क्लियर ना? तो चलिए दूसरे टॉपिक की ओर मूव करते हैं एंड इसको रफ करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं फिर सेकंड टॉपिक इसका। तो हेडिंग लिख लीजिए आप सभी, टाइप्स ऑफ बीम। सेकंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बीम, यानी धरन के प्रकार। धरन के प्रकार। अब बीम कितने टाइप की होती हैं दोस्तों, तो आपकी जो बुक में बीम दी गई है 5 बीम दी गई हैं दोस्तों, लेकिन वे बीम के टाइप नहीं है। अगर टाइप पूछेगा आपसे बीम के तो आपको 2 टिक करना है। बीम मेनली 2 टाइप की होती हैं दोस्तों। कौन कौन सी होती हैं 2 टाइप की, ये आपकी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसीलिए मैं आपको स्टैंडर्ड डेटा दूंगा जो वास्तव में सही है, ठीक है। बिकॉज आपकी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में बहुत कम दिया है और वो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के हिसाब से सही नहीं है। इसीलिए अगर बीम के टाइप पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, 2। अगर 2 ऑप्शन में नहीं होगा तब आपको 5 लिखना है, जो आपकी बीम दे रखी है 5। इन 2 से ही आपके 5 बीम निकल के आएंगी। मैं बताता हूँ कैसे निकलेंगी, कौन कौन सी बीम आपकी बुक में दी हैं एंड वास्तव में कौन सी बीम होती है, ठीक है। तो मेनली बीम होती हैं 2 टाइप की। सबसे पहला टाइप जो होता है दोस्तों बीम का, वो होता है डिटर्मिनेट बीम। डिटर्मिनेट बीम। क्लियर? डिटर्मिनेट को हिंदी में कहते हैं हम निर्धारक या फिर निर्धार्य धरन या निर्धारक धरन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब जो आपके डिटर्मिनेट बीम होती हैं दोस्तों, ये डिटर्मिनेट बीम होती हैं 3 टाइप की। डिटर्मिनेट बीम होती हैं 3 टाइप की। ये 3 टाइप कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला टाइप होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा जो टाइप होता है दोस्तों, सिंपली सपोर्टेड की हिंदी होती है शुद्ध आलंबित धरन। शुद्ध आलंबित धरन, या इसी को हम सरल आलंबित धरन भी कहते हैं। दूसरी होती है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर का हिंदी होता है दोस्तों प्रास धरन। तीसरा होता है हमारा इसमें ओवरहैंगिंग बीम। लिखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। एंड इनमें ये भी बता देंगे आपकी बुक में कौन कौन सी बीम दी गई हैं इनमें से। ओवरहैंगिंग बीम को कहते हैं प्रलंबी धरन, हिंदी में कहते हैं इसको प्रलंबी धरन। एंड दूसरा नाम होता है इसका बाहर निकली हुई धरन। बाहर निकली धरन भी कहते हैं। इसके अलावा प्रलंबी धरन इसका टेक्निकल वर्ड होता है। ये हो गई डिटर्मिनेंट। एंड दूसरा टाइप होता है दोस्तों हमारा इनडिटर्मिनेट बीम। इनडिटर्मिनेट बीम। इनडिटर्मिनेट का हिंदी होता है इसका जस्ट उल्टा अनिर्धार्य धरन, अनिर्धार्य या अनिर्धारक धरन।
ठीक है। इसके भी 3 टाइप होते हैं मेनली, 3 टाइप होते हैं इसके भी मेनली। कौन कौन से टाइप हैं 3 इसके? तो पहला होता है इसमें फिक्स बीम, फिक्स्ड बीम या फिक्स बीम कह देते हैं, या फिर फिक्स्ड फिक्स बीम, हिंदी में इसको आबद्ध धरण कहते हैं दोस्तों, आबद्ध धरण, आबद्ध धरण। एंड दूसरा फिक्स के बाद दूसरा जो आता है इसमें वो आता है कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस की हिंदी होती है सतत, लगातार, यानी सतत धरण, ठीक है। एंड इसके बाद अगला जो आता है आपका वो आता है प्रॉप्ड बीम, प्रॉप्ड बीम। प्रॉप्ड की हिंदी भी प्रॉप्ड होती है, प्रॉप्ड धरण। तो इस तरह से मेन तो 2 टाइप की थी, लेकिन इन दोनों के अंदर 3-3 बीम और होती हैं, तो टोटल आपकी 6 बीम हो जाती हैं, जिनमें से आपकी बुक में सिर्फ 5 दी गई हैं। कौन कौन सी? सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स बीम और कंटिन्यूअस बीम। ये 5 बीम आपके बुक में दे रखी हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे बताइए बीम कितने प्रकार की होती हैं, तो बीम मेनली 2 टाइप की होती हैं, डिटर्मिनेट बीम और इनडिटर्मिनेट बीम। अगर ऑप्शन में 2 ना हो तब आपको 5 पे टिक कर देना, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में 5 बीम है, इसीलिए हो सकता है वो कह दे 5 टाइप, लेकिन वास्तव में 2 टाइप होते हैं दोस्तों। एंड इनके 3-3 टाइप और होते हैं, तो आपके इस तरह 6 प्रकार की बीम हो जाती है टोटल ये, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? तो टाइप्स ऑफ बीम पूछेगा, 2 पे टिक करेंगे, 2 ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 5 पे करना, क्योंकि आपकी बुक में 5 ही बीम दे रखी हैं। कौन कौन सी? ये मैंने आपको नाम बता दिए हैं। अब इनको अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है? डिटर्मिनेट को इन 3 में क्यों ये 3 डिटर्मिनेट में क्यों रखी हैं, एंड ये 3 इनडिटर्मिनेट में क्यों रखी हैं? क्या रीज़न है इसका? ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले इसका रीज़न समझने से पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डिटर्मिनेट बीम होती क्या है। अगर आपको पता चल गया डिटर्मिनेट बीम होती क्या है, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि इन तीनों को यहाँ क्यों रखा है और इन तीनों को इसमें क्यों रखा है। तो डिटर्मिनेट मतलब होता है किसी चीज़ को ज्ञात कर लेना। डिटर्मिनेट मतलब क्या होता है? कहते हैं ना डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो डिटरमाइन या डिटर्मिनेट से मतलब है जिसे हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बीम है दोस्तों, सपोज ये कोई बीम है, ध्यान से समझिएगा, ये कोई बीम है एंड ये किसी भी सपोर्ट पर यहाँ पर टिकी हुई है। इस पर क्या, कोई सपोर्ट पर टिकी हुई है, यहाँ पर नीचे टेक लगी हुई है, सपोर्ट। अगर आप ऊपर से इस पर कोई लोड लगाते हैं, यहाँ से ऊपर से आपने कोई लोड लगाया, तो इस लोड की वजह से इसकी सपोर्ट पर यहाँ पर रिएक्शन उत्पन्न होंगी, जिन्हें हम हिंदी में प्रतिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन। ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए पे आर ए उत्पन्न होगी, बी पे आर बी। इन्हें क्या कहते हैं? ना रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शंस। यानी हिंदी में हम इसको प्रतिक्रिया बोलते हैं दोस्तों, प्रतिक्रिया, ठीक है। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। तो इन रिएक्शंस को हम ज्ञात करते हैं। तो जिस किसी भी बीम की रिएक्शन हमने क्या पढ़ा था मैकेनिक्स में? इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ी थी, संतुलन की अवस्था। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है दोस्तों? सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, एंड तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है हमारी सिग्मा एम बराबर 0। ये 3 हमारी कंडीशन होती है दोस्तों इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अगर हम इन तीनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन का यूज करके किसी भी बीम की रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं डिटर्मिनेट बीम। यानी वह बीम जिसकी रिएक्शंस, जिसकी प्रतिक्रिया सिंपल इक्विलिब्रियम की कंडीशन का प्रयोग करके, संतुलन की अवस्था का प्रयोग करके इनकी रिएक्शंस ज्ञात कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं डिटर्मिनेट बीम। और जिनकी रिएक्शन दोस्तों हम सिंपल इक्विलिब्रियम की कंडीशन का यूज करके ज्ञात नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट बीम। यानी इनकी रिएक्शन हम इसकी सहायता से सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एम, इनकी सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते, इसीलिए इनको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट बीम। अगर इसकी सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते तो फिर हम इसे किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं दोस्तों? यानी कि जो हमारी इनडिटर्मिनेट बीम होती है, इनकी रिएक्शंस हम किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, उसका नाम क्या है नियम का? तो इसकी जो हम रिएक्शंस ज्ञात करते हैं वो करते हैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की सहायता से। यानी कि आघूर्ण, आघूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, मेथड मतलब विधि,
आघूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की सहायता से ज्ञात करेंगे किसकी रिएक्शन, इनडिटर्मिनेट बीम की रिएक्शन, यानी कि इसकी रिएक्शन हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन से ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमारे जो मैकेनिक्स के सिलेबस में है वो केवल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो इसीलिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में बीम पर आधारित, तो वो सिर्फ डिटर्मिनेट बीम पर आधारित आएंगे, इन तीनों पर आधारित। फिक्स बीम, कंटिन्यूअस बीम का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा न्यूमेरिकल। आपकी बुक में भी इन्हीं के क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि हम इसको किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना आपको अच्छे से। अब क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव ये भी बन जाता है कि इनडिटर्मिनेट बीम जो होती है, जिनको हम संतुलन की अवस्था की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते इनकी रिएक्शन को, तो किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, आघूर्ण वितरण विधि की सहायता से ज्ञात करते हैं। एंड ये नियम किसने दिया था, तो ये नियम दिया था हार्डी क्रॉस ने दिया था। किसने दिया था, हार्डी, HARDY, हार्डी क्रॉस, ठीक है, हार्डी क्रॉस ने ये नियम दिया था। समझ पा रहे हैं, समझ आ रहा है ना। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किसने दिया था, तो हार्डी क्रॉस ने ये नियम दिया था। ये आपके सिलेबस में है नहीं हालांकि, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो आपको नॉलेज के लिए याद रखना है। तो ये टाइप्स ऑफ बीम दोस्तों आप सभी को समझ आ रहा है। एक बार रिपीट करेंगे तेजी से। क्या बीम मेनली दो टाइप की होती है, डिटर्मिनेट बीम और इनडिटर्मिनेट बीम। डिटर्मिनेट बीम कौन सी होती है, डिटर्मिनेट बीम वे बीम होती हैं जिनकी रिएक्शंस हम सिंपल इक्विलिब्रियम की कंडीशन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, डिटर्मिनेट बीम कहलाती हैं। इनडिटर्मिनेट बीम क्या होती हैं, इनडिटर्मिनेट बीम वे बीम होती हैं जिनकी रिएक्शंस हम सिंपल इक्विलिब्रियम की सहायता से, सिंपल इक्विलिब्रियम कंडीशन की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट बीम कहलाती हैं। एंड इनडिटर्मिनेट बीम की जो रिएक्शन हम ज्ञात करते हैं वे हम मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की सहायता से ज्ञात करते हैं, आघूर्ण वितरण विधि की सहायता से ज्ञात करते हैं। आघूर्ण वितरण विधि किसने दी थी, तो हार्डी क्रॉस ने दी थी ये विधि, हार्डी क्रॉस, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने नियम दिया था मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का। अब जानते हैं हम इन बीम की डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी है, कौन कौन सी, सिंपली सपोर्टेड बीम कौन सी होती है, कैंटिलीवर कौन सी होती है, ओवरहैंगिंग कौन सी होती है, फिक्स बीम क्या है, कंटिन्यूअस बीम क्या है, एंड प्रॉप्ड बीम क्या है। और डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट की जो डेफिनेशन है PDF में आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख देख के लिख लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको यहाँ भी समझा दी है ये अच्छे से। क्लियर हुआ आप सभी को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए। अब मैं आपको एक एक करके जो इसके टाइप्स हैं, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर और ओवरहैंगिंग, इनको समझा देता हूं, ठीक है। तो इसको रफ कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम डेफिनेशंस जो आपकी बुक में बीम दे रखी है उन सभी की। सबसे पहली हेडिंग लिख लेंगे आप सभी, पहली बीम सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम यानी शुद्ध आलंबित धरण, शुद्ध आलंबित धरण। मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम से आपको एकदम से क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन बहुत आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम होती क्या है। ये कोई बीम है दोस्तों, ये क्या है, ये कोई भी बीम है, ठीक है। एक सीधी लाइन दिखा दे रहा हूँ मैं बीम को, ये मैंने मान लिया क्या है, ये कोई बीम है, ठीक। अब ये बीम अपने दोनों सिरों पर, इस सिरे पर भी, इस सिरे पर भी, सिंपल सपोर्ट पर, सिंपल सपोर्ट को हम त्रिभुज जैसा बना देते हैं ऐसे करके, ट्रायंगल जैसा, और नीचे इस तरह से कर देते हैं। ये क्या है, ये एक सिंपल सपोर्ट है। आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ाऊंगा मैं, जस्ट अभी थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप लोग। तो क्या है, ये सिंपल सपोर्ट है, ठीक है। सिंपल सपोर्ट पर या फिर रोलर सपोर्ट पर, रोलर में क्या होगा, गोल गोल बना देंगे रोलर टाइप से, इस तरह से रोलर। समझ पा रहे हैं क्या बोला मैंने, कि ऐसी कोई भी बीम जो अपने दोनों सिरों पर सिंपल सपोर्ट पर या रोलर सपोर्ट पर, कैसी सपोर्ट पर, सिंपल सपोर्ट पर, सिंपल सपोर्ट पर या फिर रोलर सपोर्ट पर, रोलर सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट सेम ही होती हैं दोस्तों, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों पर रिएक्शन एक जैसी उत्पन्न होंगी।
ठीक है। लेकिन अगर रोलर लगा रखा है नीचे गोल गोल तो कह देंगे रोलर सपोर्ट, ट्रायंगल जैसा बना रखा है तो क्या कह देंगे इसको, सिंपल सपोर्ट। तो ऐसी बीम जो अपने दोनों सिरों पर सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट पर टिकी होती है सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाती है। अब जब इस बीम के ऊपर यहाँ से कोई भी लोड आएगा दोस्तों, इस तरह से कोई लोड आया बीम के ऊपर, जैसे मैंने डब्ल्यू लोड लगा दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ डब्ल्यू लोड लगा हुआ है ये, तो इस लोड को सहन करने के लिए एक रिएक्शन यहाँ आएगी और एक रिएक्शन यहाँ आएगी, समझ पा रहे हैं। तो ध्यान क्या रखेंगे, यहाँ पर जो भी सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट होती है इस पर केवल एक ही रिएक्शन उत्पन्न होती है। हालांकि मैं आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट में बताऊंगा कितनी रिएक्शन उत्पन्न होती है, फिलहाल यहाँ डेफिनेशन समझ लें सिर्फ आप, ठीक है। ये रिएक्शन के बारे में आगे बताएंगे, मैं अभी यहाँ कोई बात नहीं कर रहा इसके बारे में। यहाँ सिर्फ आप इतना सुन लीजिए क्या कि ऐसी कोई भी बीम जो दोनों सिरों पर सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट पर टिकी होती है सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाती है। इतना क्लियर हुआ, समझ आ रहा है। अब आगे बात करते हैं दूसरे टाइप की बीम की, बस यही इसकी डेफिनेशन थी। दूसरी बीम होती है हमारी कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, इसकी थ्योरी के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख देख के अच्छे से लिख लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। यहाँ समझ लें जितना ज़्यादा समझा जाए आपसे। कैंटिलीवर बीम मतलब होता है प्रास धरण, प्रास धरण। तो कैंटिलीवर बीम होती क्या है दोस्तों, तो ऐसी कोई भी बीम जिसका एक सिरा किसी दीवार में फिक्स कर दो। ये दीवार थी और आपने इसका एक सिरा इसमें फिक्स कर दिया दीवार में, इस तरह से। ये क्या है, दीवार में, ये फिक्स सपोर्ट है दोस्तों। एक सिरा किसी दीवार में फिक्स होता है, एक सिरा क्या होगा, किसी दीवार में फिक्स होता है। एंड दूसरा सिरा, एंड इसका जो दूसरा सिरा होता है दोस्तों, दूसरा सिरा बिल्कुल फ्री होता है। इधर से देख लो स्वतंत्र है, ये ना तो नीचे कोई सपोर्ट लगी हुई ना किसी दीवार में फिक्स किया गया। तो ऐसी बीम जिसका पूरा लिखना, मैंने ये तो शॉर्ट में लिख दिया है, ऐसी बीम जिसका एक सिरा किसी दीवार में फिक्स होता है एंड दूसरा सिरा फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, कैंटिलीवर बीम कहलाती है। डायग्राम देख के आपको याद हो जाएगा, क्लियर ना। बात करें तीसरे टाइप की बीम की दोस्तों, तीसरी बीम हमारी कौन सी है, तो तीसरी बीम हमने पढ़ी थी ओवर हैंगिंग बीम। कौन सी, ओवर हैंगिंग। ये सभी डिटर्मिनेट बीम चल रही है आपकी, ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम क्या होती है, हिंदी में कहते हैं प्रलंबी धरण। प्रलंबी मतलब बाहर निकली हुई धरण, प्रलंबी धरण। इसका डायग्राम बनाएंगे, इसमें 3 डायग्राम पॉसिबल है, इसके 3 डायग्राम। कैसे, इसकी डेफिनेशन होती है, बाहर निकली हुई का मतलब है ऐसी कोई भी बीम जो दोनों सिरों पर सपोर्ट से बाहर निकली होती है। सपोर्ट से किधर निकली होगी, बाहर। जैसे आपने यहाँ देखा तो सपोर्ट से ये सिरा भी, ये सिरा, दोनों सिरे बाहर निकले होंगे, या फिर इसका कोई एक सिरा बाहर निकला होगा। एक सिरा आपने इसका बाहर निकाल दिया सपोर्ट से और एक सिरा बाहर नहीं निकाला, ठीक है। इधर बना दो अगली बीम, इधर का सिरा बाहर नहीं निकाला और इधर का सिरा बाहर निकाल दिया, समझ पा रहा है। तो 3 डायग्राम बन सकते हैं इसके, क्या, या तो दोनों सिरे, यानी वह बीम जिसके दोनों सिरे या कोई एक सिरा बायां या दायां सपोर्ट से बाहर निकला होता है, ओवर हैंगिंग बीम कहलाती है। समझ पा रहे हैं, ये ओवर हैंग कर रही है, बाहर को निकली हुई है। ये तो यहाँ से बाहर निकली है, इधर से, ये वाली इधर से बाहर निकली है, एंड ये दोनों तरफ से बाहर निकली है। तो तीनों डायग्राम इसके बन सकते हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये 3 टाइप की बीम तो आप समझ गए। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होगी, दोनों सिरों पर सिंपल सपोर्ट पर टिकी होती है। कैंटिलीवर क्या होगी, एक सिरा दीवार में फिक्स होगा, दूसरा फ्री होगा। ये लिख के आएगा आपको परिभाषा, आपको नाम पूछ लेगा डेफिनेशन लिख के कि बताओ ये कौन सी बीम है, ढंग से याद कर लीजिएगा। ओवर हैंगिंग बीम क्या होती है, प्रलंबी धरण, यानी कि जिसके दोनों सिरे या कोई सा एक सिरा टेक से बाहर निकला होता है। इतना शोर होता है ना बाहर भाई, बहुत चीखना पड़ता है, बहुत गुस्सा आता है कभी कभी। हर टाइम गाड़ियाँ चलती रहती हैं रोड पे, पूरा गला ख़राब हो गया। लेकिन आप लोग प्लीज़ करके, मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, पूरे फोकस के साथ समझना इधर, ठीक है। तो ये तीनों टाइप की बीम आप सभी समझ गए। आप एक बार डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज नोट्स आपको मिलेंगे PDF में, वहाँ से लिख लीजिएगा। हटा दें इसको। अब देखते हैं बाकी 3 टाइप और जो थे हमारे उनकी डेफिनेशंस, ठीक है। तो ये तो हो गई इनडिटर्मिनेट वाली। अब चौथा देखते हैं, जो कि ये होगी डिटर्मिनेंट। अब इनडिटर्मिनेट वाली आती है चौथी बीम कौन सी हमारी, फिक्स बीम। फिक्स बीम, आबद्ध धरण, आबद्ध धरण। आबद्ध धरण क्या होता है आपका, फिक्स बीम।
जो हमने कैंटिलीवर बीम पढ़ी थी, कैंटिलीवर में हमने क्या पढ़ा था, ऐसी कोई भी बीम जिसका एक सिरा किसी दीवार में फिक्स होता है, दूसरा फ्री होता है। लेकिन फिक्स बीम क्या होगी, इसके दोनों सिरे दीवार में फिक्स होंगे। क्या होंगे, दोनों सिरे फिक्स होंगे, दोनों सिरे किसी दीवार में फिक्स होते हैं, इसके दोनों ही सिरे फिक्स होंगे, इधर वाला भी इधर वाला भी। समझ पा रहा है, तो फिक्स बीम कहलाएगी। एंड पांचवी जो बीम है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस मतलब होता है सतत धरण, सतत धरण, कंटिन्यूअस बीम। अब कंटिन्यूअस बीम क्या होती है दोस्तों, तो दिख रहा है आपको नाम से ही, सतत, लगातार, यानी ऐसी कोई भी बीम जो 2 से अधिक टेकों पर लगातार टिकी हो। जैसे अगर 2 टेक पर टिकी होती है यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसको तो कहते थे सिंपल सपोर्टेड बीम। लेकिन 2 से ज़्यादा टेक पर ये टिकी होगी, लगातार 2 से अधिक टेकों पर टिकी होती है, तो इसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, 2 से ज़्यादा टेक लगा दिया आपने। जैसे ब्रिज देखा है आप सभी ने, गंगा जी के पुल जो होते हैं आपके, वो ब्रिज जो होते हैं वो एक तरह से कॉन्टिन्यूअस बीम का एक एग्जांपल कह सकते हैं आप। ठीक है, कई सारे पियर्स लगे होते हैं उसके नीचे, तो क्या हो जाएंगे, एक तरह वो कॉन्टिन्यूअस बीम का एग्जांपल आप ऐसा मान सकते हैं। क्लियर ना। तो ये 5 तो ये हो गए जो आपकी बुक में दे रखे। एक प्रोप्ड बीम और आपको बता देता हूँ जो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी आप सीख लें थोड़ा। ठीक है, लास्ट बीम तो मैं प्रोप्ड बीम यहाँ बना देता हूँ, छठे टाइप की प्रोप्ड बीम। हिंदी में इसको प्रोप्ड धरण कहते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल है। एक तो क्या होगा, सिरा इसका फिक्स होगा, एंड दूसरा सिरा इसका किसी सिंपल सपोर्ट पर टिका होता है। ऐसी कोई भी बीम जिसका एक सिरा किसी दीवार में फिक्स हो एंड दूसरा सिरा सिंपल सपोर्ट पर टिका होता है, तो इसे हम प्रोप्ड बीम कहते हैं। तो ये जो 3 बताई हैं ये आपकी इनडिटर्मिनेंट के अंदर आती हैं। शुरू वाली 3 जो थी वो डिटर्मिनेंट के अंदर आती थी। तो शुरू की जो 3 हमने देखी थी उन्हीं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे जो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों पर कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, बिकॉज सिलेबस में ही नहीं है इनके न्यूमेरिकल, आपकी किसी बुक में नहीं है। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर वाली में। समझ आ रहा है। इनके न्यूमेरिकल के लिए मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ना पड़ता है, जो कि आप सेकंड ईयर में सोम में पढ़ेंगे उसे। तो इसको रफ करते हैं, टाइप्स ऑफ बीम। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट्स के लिए आप पीडीएफ में से लिख लीजिएगा, अदरवाइज मैं जो जो बोल रहा हूँ वो भी आप लिख सकते थे साथ साथ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो कितने टॉपिक हो गए हमारे इसमें, 2 टॉपिक पूरे हुए। बीम हो गई, टाइप्स ऑफ बीम हो गई। तीसरा टॉपिक देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट की ओर, इसे रफ करते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है दोस्तों टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट यानी टेकों के प्रकार। टेक कितनी प्रकार के होते हैं, टेकों के प्रकार। तो सपोर्ट दोस्तों हमारी मेनली 3 टाइप की होती हैं। कितनी, 3 टाइप की सपोर्ट होती हैं। कौन कौन सी, तो सबसे पहली जो सपोर्ट होती है हमारी वो होती है सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, या फिर मैं इसी को कहूँगा रोलर सपोर्ट। देखिए मैंने सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट को एक ही में रखा है, बिकॉज दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है। कुछ बुक्स में इनको अलग अलग कर रखा होगा, लेकिन आप एक साथ पढ़ना, सिंपल सपोर्ट या फिर रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट हिंदी में आप बोल देंगे सिंपल मतलब सरल होता है, सरल टेक, या फिर रोलर टेक, सरल टेक या रोलर टेक। समझ पा रहे हैं इतना। अब क्या होती है आपकी सिंपल सपोर्ट या फिर रोलर सपोर्ट, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। एक पॉइंट जो मैं आपको लिखवाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या, कि जैसे ये कोई भी बीम है, ये कोई बीम है दोस्तों, एंड इस बीम को नीचे से सहारा देने के लिए, केवल सहारा देने के लिए आपने यहाँ से कोई सपोर्ट लगा दी, इसके नीचे सपोर्ट लगा रखी है, ये ट्रायंगल की फॉर्म में, इधर मैंने गोल गोल रोलर की फॉर्म में टेक लगा दी। ठीक है ना, तो ये सपोर्ट तो सिंपल सपोर्ट हो गई, एंड जो गोल गोल रोलर लगा रखा है आपने, ये रोलर सपोर्ट हो गई। अब कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट लगी है ये बीम के साथ फिक्स नहीं है, सिर्फ इस सपोर्ट के ऊपर बीम को रख दिया गया है। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कोई यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी, सपोज ऐसे दीवार खड़ी कर दी,
और आपने यहाँ पर कोई भी लकड़ी ला करके इसके ऊपर रख दी हो, सिर्फ रख दी है, 2 कॉलम खड़ा करके ऊपर से कुछ भी रख दिया आपने हॉरिजॉन्टल कोई मेंबर, ठीक है ना। रखने का मतलब क्या, अगर आप इस पर इधर से कोई बल लगाएंगे तो ये आगे को सरक जाएगा इस तरह से, यानी फिक्स नहीं कर रखा, केवल अगर आप ऊपर से लोड लगाएंगे तो उसको ये सह लेगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सपोर्ट क्या होती है, सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट एक ऐसी सपोर्ट होती है जो किसी बीम को केवल सहारा देने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। इसमें होगा क्या, जब आप इस पर कोई लोड लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब आप इस पर कोई भी ऊपर से लोड लगाएंगे नीचे की ओर, डब्ल्यू लोड लगाया आपने, तो इस लोड का विरोध करने के लिए दोनों सपोर्ट से एक एक रिएक्शन उत्पन्न होगी। जैसे ये बीम है आपकी, आपने यहाँ पर कोई लोड लगा रखा है डब्ल्यू, ये वाला लोड, ये डब्ल्यू लोड लगाया आपने, तो यहाँ जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी मान लिया सपोज, इस पॉइंट पे भी एक रिएक्शन उत्पन्न होगी आपकी, कैसी, वर्टिकल रिएक्शन है ये, वर्टिकल, मैंने आर वी बोल दिया वर्टिकल। ये कौन से पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे, एंड एक इस पॉइंट पर रिएक्शन उत्पन्न होगी वर्टिकल, इसको क्या कह दिया मैंने, आर वी। ये कौन से पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे। समझ पा रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, हम बोल सकते हैं कि सिंपल सपोर्ट हो या रोलर सपोर्ट हो, इस पर नंबर ऑफ रिएक्शन केवल एक होती है। सिंपल सपोर्ट है, इस पर भी एक ही रिएक्शन उत्पन्न हुई है। ये कौन सी है आपकी, ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ भी एक ही रिएक्शन उत्पन्न हुई है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होती है इसमें, नंबर ऑफ रिएक्शन यानी टेकों की संख्या, नंबर ऑफ रिएक्शंस केवल एक होती है, वो भी कौन सी, वर्टिकल। वर्टिकल मैंने आपको बताया था संतुलन की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, एक सिग्मा वी, सिग्मा एच होता है हॉरिजॉन्टल बराबर 0, एक सिग्मा वी होता है वर्टिकल बराबर 0, और एक सिग्मा एम होता है बराबर 3 होती हैं। तो इनमें से कौन सी, हॉरिजॉन्टल का कोई काम नहीं होगा, बिकॉज अगर आप इस पर साइड से कोई बल लगा देंगे तो ये बीम आगे को सरक जाएगी। इसका विरोध करने के लिए हॉरिजॉन्टल इसमें कोई भी रिएक्शन उत्पन्न नहीं होगी, यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसमें उत्पन्न नहीं होती। मतलब आपने इधर से बल लगा के अगर बीम को आगे को सरकाया तो इजीली आगे सरक जाएगी, यहाँ से कोई बल उत्पन्न नहीं होगा इसका विरोध करने के लिए, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल कोई रिएक्शन उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है ना। यानी इसमें आर एच मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन उत्पन्न नहीं होती है। बात करें वर्टिकल की, अगर आप वर्टिकल लोड लगाते हैं कोई ऊपर से तो इसका विरोध करने के लिए नीचे से रिएक्शन उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि लोड वर्टिकल है तो रिएक्शन भी वर्टिकल उत्पन्न होगी। ये केवल ऊर्ध्वाधर बल को ही वहन कर सकते हैं सिंपल सपोर्ट, ये क्षैतिज बल का विरोध नहीं कर सकती। एंड इसके अलावा अगर आप इस पर कोई मूवमेंट लगा दें, मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, सपोर्ट के ऊपर कोई बीम रख दी, एंड अगर आप इस पर कोई भी मूवमेंट लगाएंगे ऐसे करके तो ये क्या होगा, अगर आपने इस पर क्या किया, कोई मूवमेंट लगा दिया तो ये बीम इजीली यहाँ से रोटेट कर जाएगी, घूम जाएगी, उठ जाएगी यहाँ से बीम, ये मूवमेंट लगाने पर, मतलब इस मूवमेंट का भी विरोध नहीं कर पाएगी ये, यानी मूवमेंट का विरोध नहीं करेगी तो यहाँ पर मूवमेंट भी उत्पन्न नहीं होगा, मतलब मूवमेंट की रिएक्शन भी उत्पन्न नहीं होगी, केवल क्या होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन उत्पन्न होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें केवल अकेला ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो आपको याद करना है। सिंपल सपोर्ट या फिर रोलर सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शन केवल एक होती है, एक सिंपल सपोर्ट पे केवल एक ही रिएक्शन उत्पन्न होगी, या फिर एक रोलर सपोर्ट पे केवल एक ही रिएक्शन उत्पन्न होती है। समझ आ गया सभी को। और अगर आपको डेफिनेशन में और ज़्यादा लिखना है तो क्या लिख सकते हैं आप कि ये क्षैतिज बल का विरोध नहीं कर पाती, क्षैतिज बल लगाने पर ये जो बीम है ये दाएं बाएं सरक सकती है, यानी अगर आप इधर से बल लगाएंगे तो आगे को भाग जाएगी, इधर से लगाएंगे तो इधर को आ जाएगी, दाएं बाएं सरक सकती है। एंड अगर आप मूवमेंट लगाएंगे तो मूवमेंट का भी विरोध नहीं कर पाती, ये इजीली घूम जाएगी, घूमने का भी विरोध नहीं करेगी, केवल ऊर्ध्वाधर बल का विरोध करने के लिए एक रिएक्शन इसमें उत्पन्न होती है। क्लियर हुआ सभी को। तो नंबर ऑफ रिएक्शन आपको इसमें याद कर लेनी है, केवल एक होती है। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी सपोर्ट की, इसको हटा दें यहाँ से, सिंपल सपोर्ट को रफ कर रहे हैं हम, डायग्राम आप बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। अब देखिए दूसरा सेकंड टाइप देखते, सेकंड सपोर्ट देखते हैं। दूसरी सपोर्ट है दोस्तों हमारी हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट का एक और नाम होता है दूसरा, इसको हम पिन सपोर्ट भी कहते हैं, PIN पिन सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को हम पिन सपोर्ट भी बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं कब्जेदार टेक, कब्जेदार टेक या फिर पिन टेक, कब्जेदार टेक या पिन टेक। ठीक है। अब क्या होती है कब्जेदार टेक, ध्यान से सुनेंगे। आपके रूम में आपने गेट सभी ने देखा है, जो किवाड़ होती है जिसे आप खोलते हैं गेट, सभी ने देखा है वो।
अगर आप उस गेट को खोलते हैं तो क्या होता है, घूम जाता है इधर उधर। तो वो जो आपका गेट है वो घूमता कैसे है, चौखट के और जो गेट है, किवाड़ है आपकी, उसके बीच में एक हिंज लगा होता है जिसे कब्जा कहते हैं। उस कब्जे के चारों तरफ घूमता है, दोनों तरफ घूमता है, ऐसे दाएं बाएं इस तरह से। जब आप गेट खोलेंगे तो ऐसे ऐसे खुल जाता है, घूम जाता है। आप ध्यान से देखिएगा अपने गेट को, तो वहाँ पर चौखट के और गेट के बीच में क्या है, एक हिंज लगा होगा, पिन लगी होंगी वहाँ पर, ठीक है, जिससे वो घूम रहा है आपका गेट इधर उधर। समझ पा रहे हैं, तो उसी को हम हिंज कहते हैं। तो हिंज का मतलब क्या हो गया, जैसे ये कोई बीम है, ये कोई भी बीम है आपकी, और आपने क्या किया, अब इस बीम पर पिन लगा दी। एक पिन का मतलब क्या है, आपने इस बीम पर यहाँ पर एक इस तरह की सपोर्ट लगा दी, इस तरह की, और बीच में यहाँ पिन कर रखा है इस बीम के साथ। अब क्या करेंगे, अगर आप अब कोई वर्टिकल लोड लगाएंगे तो ये उसको भी सह लेगा आसानी से। आपने कोई ऊर्ध्वाधर लोड लगाया सपोज W, तो ये इसको ईजिली सहन कर लेगा। यानी जैसे आप ऊपर से कोई बल लगाएंगे तो इसका विरोध करने के लिए भी यहाँ से एक रिएक्शन उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। एंड अगर आप कोई क्षैतिज बल लगाएंगे तो भी अब ये आगे को नहीं भागेगा, यानी इस बल का विरोध करने के लिए भी इधर से एक रिएक्शन उत्पन्न हो जाएगी दूसरी, इधर से भी एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो वर्टिकल लोड का विरोध करने के लिए भी उत्पन्न होगी, एंड जो आपका हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है इधर से कोई F बल, इसका विरोध करने के लिए भी रिएक्शन उत्पन्न होती है। वर्टिकल के लिए जो रिएक्शन उत्पन्न होगी उसको हम कहेंगे RV, एंड हॉरिजॉन्टल के लिए जो उत्पन्न होती है उसको कहते हैं RH। समझ पा रहे हैं आप सभी, इसमें मूवमेंट का ये विरोध नहीं कर पाती। जब आप मूवमेंट लगाएंगे तो इजीली घूम जाता है, हिंज के अबाउट कोई भी बीम हो या कोई भी मेंबर हो, हिंज के अबाउट घूम सकता है, लेकिन दाएं बाएं नहीं सरक सकता ये। यानी यहाँ पर बात करें हम नंबर ऑफ रिएक्शंस की, तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस जो होती हैं दोस्तों, नंबर ऑफ रिएक्शंस ये होती हैं दो। कौन कौन सी, एक तो वर्टिकल होगी इसमें जो वर्टिकल लोड का विरोध करेगा, एंड दूसरी होती है इसमें हॉरिजॉन्टल RH, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो हॉरिजॉन्टल लोड का यहाँ पर विरोध करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हिंज सपोर्ट एक ऐसी सपोर्ट होती है जो ऊर्ध्वाधर एंड क्षैतिज दोनों तरह के बलों को सहन कर सकती है, एंड दोनों तरह के बलों का विरोध कर सकती है, ठीक है ना। आप ऊर्ध्वाधर बल लगाएंगे तो ये नीचे या ऊपर नहीं चलेगी, एंड क्षैतिज बल लगाएंगे तो ये दाएं बाएं भी नहीं जाएगी, ठीक है, दाएं बाएं सरकेगी नहीं। लेकिन अगर आप इस पर कोई मूवमेंट लगा देंगे, अगर आपने हिंज के ऊपर, अगर आपने क्या किया, इस हिंज के ऊपर कोई भी मूवमेंट लगा दिया, तो ये इस मूवमेंट M का विरोध नहीं करेगा, घूम जाएगा इजीली, इस तरह से घूम जाएगा, इस मूवमेंट का विरोध नहीं कर पाएगा। यहाँ पर केवल दो रिएक्शन उत्पन्न होती हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप सभी, इजी है बिल्कुल, आसानी से आपको समझ आ गया होगा। इसको डिफाइन कर देंगे आप बिल्कुल इजी, क्या कहेंगे कि ऐसा कोई भी सपोर्ट जो केवल दो तरह के बलों का विरोध करता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ये मूवमेंट का विरोध नहीं करता, हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट कहलाता है। हिंज सपोर्ट जो होता है इसमें कोई भी बीम दाएं बाएं सरक नहीं सकती, लेकिन घूम सकती है। जबकि सिंपल सपोर्ट में क्या था, दाएं बाएं सरक भी सकती थी एंड घूम भी सकती थी। क्लियर ना। अब बात करते हैं तीसरे सपोर्ट की, इसका भी आप डायग्राम बना सकते हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो इस बल का विरोध करने के लिए ये उत्पन्न हो गया, इसका विरोध करने के लिए ये उत्पन्न है, दो रिएक्शन इसमें उत्पन्न हो रही हैं। मूवमेंट का विरोध करने के लिए यहाँ से कोई मूवमेंट जनरेट नहीं होगा। क्लियर ना। इसको रफ करते हैं, आप डायग्राम बना लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं हम अगली सपोर्ट की, तीसरी सपोर्ट। तीसरी सपोर्ट होती है हमारी फिक्स सपोर्ट, FIXED, फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट इसको हम कहते हैं हिंदी में आबद्ध टेक, आबद्ध टेक। अब इसी सपोर्ट का यूज करते हैं हम अपनी बिल्डिंग में, यानी हमने बिल्डिंग में जो बीम लगा रखी है वो फिक्स है पूरी तरह से। यानी जैसे हमने क्या किया, ये कोई बीम है और हमने किसी दीवार में इसको फिक्स कर दिया, ये कोई दीवार है इसमें हमने फिक्स कर रखा है। अब आप अगर ऊपर से कोई लोड लगाएंगे तब भी बीम नीचे नहीं जाएगी, इसका भी विरोध कर लेगी। इधर से आपने कोई लोड लगाया, इसका भी विरोध करेगा, अंदर नहीं जाएगा, दीवार में नहीं धंस जाएगा इस बल की वजह से। एंड अगर आप मूवमेंट भी कोई लगाएंगे यहाँ पर, तो इस मूवमेंट को भी ये रेजिस्ट कर देगा, घूमेगी नहीं। अगर दीवार में कोई बीम ऐसे है मजबूती से जकड़ी हुई है, आप ऊपर से बल लगाओ नीचे नहीं जाएगी, एंड आप इधर से लगाओ तो अंदर भी नहीं जाएगी, एंड आप इसको घुमाने की भी कोशिश करेंगे तो दीवार में मजबूती से पकड़ी हुई है तो घूमेगी भी नहीं। समझ पा रहे हैं ना। तो ये तीनों चीज़ का विरोध करती है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होती हैं, 3 हो जाती हैं। 3 से मतलब क्या है दोस्तों, इसमें जो आपकी नंबर ऑफ रिएक्शन रहेंगी, नंबर ऑफ रिएक्शन, इसमें दो तो नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाएंगी, कौन कौन सी, RV एंड RH, एंड इसके अलावा एक इसमें मूवमेंट काम करेगा।
एक मूवमेंट काम करेगा। यानी मैं अगर इसका एक डायग्राम बनाऊं बीम का, तो जो ऊपर से लोड आ रहा था ये वाला वर्टिकल लोड, इसके लिए यहाँ से क्या होगा, वर्टिकल रिएक्शन आर भी उत्पन्न हो गई। एंड जो हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा था इस तरह से, इसके लिए यहाँ से आर एच उत्पन्न हो गया। एंड ये जो आपका इधर को क्लॉकवाइज दिशा में जो मूवमेंट लग रहा था, इसके लिए इस क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए यहाँ से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में एक मूवमेंट भी उत्पन्न हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप सभी? तो यहाँ पर तीन चीज़ उत्पन्न होती है। मैंने मान लिया वर्टिकल लोड है डब्लू, ये मान लिया एफ, और ये मान लिया यहाँ पर क्या मैंने एम मान रखा है सपोज, ठीक है ना, एम। तो वर्टिकल डब्लू के लिए आर भी उत्पन्न हो गया, एफ के लिए जो एफ लग रहा था हॉरिजॉन्टल इधर को बल, इसके लिए आर एच उत्पन्न हो गया। एंड ये जो मूवमेंट लग रहा था इधर को घुमाए, ऐसे घुमाएगा इसको ऐसे नीचे को, तो इसका विरोध करने के लिए इधर से एक दूसरा मूवमेंट उत्पन्न हो गया। समझ पा रहे हैं? तो इसमें दो तो नंबर ऑफ रिएक्शन उत्पन्न होती है, आर एच और आर बी, और एक मूवमेंट होता है। तो इसमें क्या होगा, तीन चीज़ें हो गई आपकी फिक्स सपोर्ट में। तो फिक्स सपोर्ट एक ऐसी सपोर्ट होती है जो किसी भी बीम को किसी दीवार में अगर हम मजबूती से जकड़ देते हैं, फिर आप उस पर अगर कोई क्षैतिज बल लगाएंगे तो उसका भी विरोध करेगा, ऊर्ध्वाधर बल का भी विरोध करेगा, एंड मूवमेंट का भी ये विरोध करता है। क्लियर? समझ आ रहा है ना अच्छे से आपको? तो ये होगी तीसरे टाइप की सपोर्ट। मैं एक बार देख लूँ आपको पूरा नीचे तक दिख रहा है या नहीं। हाँ, यहाँ तक दिख रहा है अच्छे से आपको, बस ये मूवमेंट का थोड़ा सा नीचे का डायग्राम नहीं दिख रहा था, अब दिख गया होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्या हो गया आपका, तीन टाइप की सपोर्ट हो गई। अब आपको इसमें मेनली याद क्या करना है, कौन सी सपोर्ट में कितनी रिएक्शन उत्पन्न होती है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पे बनता है। एंड किस सपोर्ट के कारण बीम दाएं बाएं घूम सकती है, आपसे पूछ सकता है। तो सिंपल सपोर्ट में दाएं बाएं घूम सकती है, एंड हिंज सपोर्ट में दाएं बाएं नहीं मतलब दाएं बाएं सरक नहीं सकती, केवल घूम सकती है, ठीक है। और तीसरी वाली में ना दाएं बाएं सरकेगी और ना ही घूमेगी। इस तरह से आपके नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, वहाँ से देख के लिख लीजिएगा। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा तीनों टाइप की सपोर्ट के बारे में। तो सपोर्ट हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ लोड। चौथा टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ लोड। इसको रफ कर दें और चलते हैं चौथे टॉपिक की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए अब अगला टॉपिक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना चौथा टॉपिक। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो रिएक्शन निकालना मैं आपको ट्रिक से सिखाऊंगा। जो मैकेनिक्स में बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनकी रिएक्शन आप बहुत आसानी से डायरेक्ट देख के बता देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देख के जाना ताकि आपको ट्रिक भी समझ में आ सके, ठीक है। पहले चौथा टॉपिक देख लेते हैं। तो चौथा टॉपिक है दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड यानी कि भार के प्रकार। अब दोस्तों बात करें टाइप्स ऑफ लोड की, तो टाइप्स बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ तीन ही टाइप के लोड दे रखे हैं, केवल तीन टाइप के। हालांकि लोड कई तरह के होते हैं, मेनली तो वैसे दो ही लोड होते हैं आपके। एक होता है डेड लोड, दूसरा होता है लाइव लोड। डेड मतलब होता है अचल भार और लाइव मतलब होता है चल भार, जो चल फिर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा बता दूं, हालांकि आपको नहीं लिखना हूं लोड के बारे में बिकॉज आपसे पूछेगा ही नहीं, फिर भी मैं नॉलेज के लिए बता देता हूं। डेड लोड और लाइव लोड क्या होते हैं। डेड लोड का मतलब क्या है, जो चल फिर नहीं सकते, मरे हुए एक तरह से। अचल भार, अचल भार कौन से होंगे आपके, जैसे कोई बीम है, आपकी बिल्डिंग में बीम होती है, बीम के ऊपर छत है। अब छत बीम के ऊपर है तो वो हमेशा छत बीम के ऊपर ही रहेगी, वहाँ से हट नहीं जाएगी कहीं भी। तो वो कैसा है, वो एक तरह का छत का जो भार बीम के ऊपर आ रहा है वो एक क्या हो गया आपका, वो एक डेड लोड हो गया, वो एक ही जगह फिक्स रहेगा, ठीक है। तो डेड लोड की डेफिनेशन क्या होगी, डेड लोड यानी अचल भार वे भार होते हैं जिनकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती, जिनकी स्थिति समय के साथ बदलती नहीं है, जो जहां पर लोड है वो वहीं रहेगा, तो वो अचल भार हो गए, आपके डेड लोड हो गए। समझ पा रहे हैं ना, जिनकी भी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो वो आपके डेड लोड होते हैं। एंड दूसरे लाइव लोड होते हैं। लाइव लोड, लाइव लोड का मतलब क्या हो गया, चल भार। जैसे आपका और हमारा भार है, हम चल फिर सकते हैं। आप छत के ऊपर जाते हैं तो आपका जो लोड है छत के ऊपर वो एक तरह का लाइव लोड हो गया, चल भार, क्योंकि अभी आप वहाँ पर हैं, फिर समय के साथ आपकी पोजीशन बदल जाएगी, फिर आप दूसरे कुछ ही देर बाद दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, तो आप क्या हैं, आप एक लाइव लोड हैं। इसके अलावा हम कोई भी मशीन होती है, किसी मशीन को मशीन तो हालांकि फिक्स रहती है, कई जगह एक जगह हमने रख दी तो कई दिनों तक वहीं रखी रहती हैं, लेकिन कभी आप चेयर रख देते हैं, कोई टेबल रख देते हैं कहीं उठा करके, फिर वहाँ से दूसरी जगह रख दिया तो आपके वो क्या हो जाएंगे, लाइव लोड हो जाएंगे सभी। यानी ऐसे भार जिनकी स्थिति समय के साथ बदलती रहती है,
अभी यहाँ पर रखे हैं, दूसरे क्षण कहीं और रख दिए उठा करके, तो वो क्या हो गया आपके लाइव लोड हो गए। लाइव से मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो जिंदा होने चाहिए, यानी कि उनमें सांस चलनी चाहिए। लाइव से मतलब है समय के साथ उनकी स्थिति बदलती रहे, तो वो हो जाएंगे लाइव लोड, चल बाहर, जो एक जगह से दूसरी जगह तक चल फिर सकते हैं। अब वो अपने द्वारा नहीं चलेंगे फिरेंगे, मतलब हमारे द्वारा ही अगर रखे जाते हैं इधर से उधर उठा करके, तब भी वो आपके लाइव लोड कहलाएंगे। सीधी सीधी डेफिनेशन याद रखिएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में जिनकी पोजीशन चेंज होती रहती है वे हो गए आपके लाइव लोड, और जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, जो एक जगह है तो वहीं रहेंगे, वे हो गए डेड लोड। क्लियर हुआ? लाइव लोड, डेड लोड, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा आपसे। इसके अलावा विंड लोड भी होते हैं। विंड मतलब हो गया वायु का भार, हवा का भार, वायु भार जिन्हें कहते हैं आप, विंड लोड। आपकी दीवार के ऊपर हवा का भार लग रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो उसका भी लोड काम करता है, उसको विंड लोड कहेंगे। अर्थक्वेक लोड भी होते हैं, अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक मतलब होता है दोस्तों भूकंप। तो अर्थक्वेक लोड से मतलब क्या हो गया, भूकंपीय भार। जब भूकंप आता है तो उनके भी भार काम करते हैं, भूकंपीय भार। ये सब आप आगे जाके पढ़ेंगे, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। एंड अब हम बात करेंगे जो आपके सिलेबस में 3 टाइप के लोड हैं उनके बारे में, उनको जरा आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखिए, तो टाइप्स ऑफ लोड में 3 टाइप के लोड आपके सिलेबस में है। सबसे पहला है आपका फर्स्ट वाला पॉइंट लोड, पहला है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड का दूसरा नाम है कॉन्सेंट्रेटेड लोड, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड। पॉइंट मतलब बिंदु होता है, तो हिंदी में इसको कहेंगे बिंदु भार, बिंदु भार। एंड कॉन्सेंट्रेटेड मतलब संकेंद्रीय भार, संकेंद्रीय भार, ठीक है ना। तो पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड दोनों का मतलब एक ही है। कॉन्सेंट्रेटेड संकेंद्रीय मतलब जिसका एक केंद्र निश्चित हो, जो एक ही बिंदु पे काम करे। एंड पॉइंट लोड भी क्या होते हैं, जो एक ही पॉइंट पे काम करते हैं। जैसे ये कोई बीम है, इधर दोनों तरफ ये रिएक्शन है बीम की, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए पॉइंट पर रिएक्शन आर ए है एंड बी पॉइंट पर रिएक्शन आर बी है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके दोनों सिरों पर सिंपल सपोर्ट लगी हुई है। एंड आपने इसके किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर ऊपर से लोड लगा दिया ये वाला, तो ये पॉइंट सी पर लगा दिया कोई डब्ल्यू लोड, तो ये लोड कौन सा हो गया आपका, ये पॉइंट लोड हो गया। पॉइंट लोड का मतलब क्या हो गया, वह लोड जो किसी भी बीम के एक निश्चित बिंदु पर काम करता है, एक निश्चित बिंदु पर काम करता है, निश्चित बिंदु पर लगने वाला लोड, लगने वाला लोड क्या कहलाता है आपका, पॉइंट लोड कहलाता है। यानी कि वह लोड जो बीम के किसी भी एक निश्चित बिंदु पर कार्य करता है, पॉइंट लोड कहलाता है। तो यहाँ सी पॉइंट पर जो लोड लग रहा है डब्ल्यू, ये क्या है आपका पॉइंट लोड है। इसे हम कैपिटल डी से डिनोट कर, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब प्रदर्शित करते हैं। एंड इसका जो मात्रक होगा, जो बल का मात्रक होता है, वही इसका मात्रक होगा। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक मतलब दोस्तों इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन में दे सकता है, या आपको किलो न्यूटन में दे सकता है, या फिर किलोग्राम भार में भी आपको इसे दे सकता है। अधिकतर न्यूटन या किलो न्यूटन में ये दिया जाता है। समझ पा रहे हैं आप सभी, आपको पता ही होगा जहाँ कहीं भी किलो न्यूटन लिखा हो तो 1 किलो न्यूटन जो होता है आपका वो 1000 न्यूटन के बराबर होता है। तो न्यूटन में भी दे सकता है, किलो न्यूटन में भी दे सकता है, ओके ना। एंड अगर आपको केजी दे दे तो केजीएफ किलोग्राम भार भी दे देता है आपका ये, तो ये भी आपका लोड का ही यूनिट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, मेनली वैसे न्यूटन या किलो न्यूटन में देगा। क्लियर हुआ आपका पॉइंट लोड। पॉइंट लोड क्या होता है, वह लोड जो बीम के किसी एक निश्चित बिंदु पर कार्य करता है, या किसी एक निश्चित बिंदु पर लगने वाला जो लोड होता है वो आपका पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड कहलाता है। इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। एंड इसका मात्रक न्यूटन या किलो न्यूटन या केजीएफ यानी किलोग्राम भार होता है, ठीक है। केजीएफ मतलब किलोग्राम फोर्स होता है। समझ आया सभी को। इसको रफ करते हैं और देखते हैं दूसरे टाइप का लोड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट सेकंड टाइप, पहला हम समझ चुके कौन सा है हमारा, पॉइंट लोड हो गया कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। मात्रक क्या था इसका, किलो न्यूटन या फिर न्यूटन। क्लियर ना। अब बात करते हैं किसकी हम, दूसरे टाइप का लोड। दूसरे टाइप का लोड होता है दोस्तों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी शॉर्ट में कह देंगे यूनिफॉर्मली का यू ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड का डी ले लेते हैं, लोड का एल ले लेते हैं, यूडीएल।
हिंदी होता है इसका यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बटा हुआ यानी एक समान, समान वितरित, समान वितरित लोड मतलब भार। तो जो समान वितरित भार होते हैं उनको हम यूडीएल कहते हैं। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी ऐसा कोई भी लोड जो बीम की पूरी लंबाई तक एक समान रूप से लगा हो। जैसे ये बीम है, आप बीम की या तो पूरी लंबाई पर लगा दो या कुछ लंबाई पर। मैं 2 डायग्राम बना रहा हूँ अलग अलग। एक ये हो गया, सपोज मैंने क्या किया, देखो अब इसके सिंबल 2 होते हैं, हम 2 तरह से लगा सकते हैं यूडीएल। या तो इसके ऊपर एक आयत जैसा बना देगा, ऐसे करके एक रेक्टेंगल सा बना देगा बीम के ऊपर। जैसे ये बीम थी आपकी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक ये ए भी कोई बीम है, इसके ऊपर आयत बना करके और इस तरह से लोड लगा के दिखा रखे हैं। ये लोड लगा के यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये सब लोड क्या है, ये मत कहना ये पॉइंट लोड है। इनमें यहाँ पर बराबर ऊंचाई लगा रखी है ना, तो ये एक समान रूप से लगे हुए हैं ये, तो इनको हम कह देंगे क्या है, ये यूडीएल है। यूडीएल समझ पा रहे हैं, यूडीएल है ये आपका जो लोड लग रहा है कैसा है, यूडीएल है। इधर दिखा देते हैं ऐसे करके यूडीएल, ठीक है। इसके अलावा स्प्रिंग टाइप से बना देते हैं ऐसे ऐसे, तो ये भी यूडीएल का ही सिंबल होता है। ज़्यादातर ये दिया जाता है क्वेश्चन में, ऐसे टेढ़ा सा एरो बना के दिखा देते हैं इसको, ये क्या है, यूडीएल। तो इस तरह भी दे सकता है यूडीएल को, इस तरह से भी दे सकता है यूडीएल को। अब ये जरूरी नहीं है बीम की पूरी लंबाई तक लगे, ये बीम की आधी लंबाई पे भी लगा के दिखा सकता है आपको। यानी कि जैसे ये बीम है कोई और केवल यहाँ तक लगा दिया यूडीएल, यहाँ तक लगा दिया, कितनी भी लंबाई तक दे सकता है, जितनी भी लंबाई तक लगा होगा, लेकिन उतनी लंबाई तक एक समान रूप से बटा हुआ होगा। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या हो गया, वह लोड जो बीम की पूरी लंबाई तक, बीम की पूरी लंबाई तक या फिर कुछ लंबाई तक, बीम के कुछ भाग तक एक समान रूप से बटा होता है, क्या कहलाता है, समान वितरित भार कहलाता है या फिर सम वितरित भार कहलाता है। समान वितरित या सम वितरित भार कहलाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाता है, यूडीएल कहलाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या डेफिनेशन हो गई कि बीम की पूरी लंबाई तक, यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई तक या फिर बीम की कुछ लंबाई तक, यहाँ तक देखो इतना नहीं लगा रखा है इधर, केवल यहाँ तक, बीम की पूरी लंबाई तक या कुछ लंबाई तक एक समान रूप से बटा हुआ होता है, उसे यूडीएल कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं क्या, अब इसकी यूनिट क्या होती है एंड इसका सिंबल क्या होता है, कैसे दिया होगा। सिंबल तो आप सभी समझ गए, या तो आयत बना देगा एक या फिर स्प्रिंग जैसे बना रखा होगा, ठीक है। मैं इधर वाला डायग्राम मिटाता हूँ, अब ध्यान से समझेंगे क्या। इसको पहली चीज तो हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल डब्ल्यू से, ठीक है। एंड इसका जो मात्रक होता है ये तो प्रदर्शित कर दिया, यानी प्रदर्शित यानी डिनोट कर दिया इसको। एंड इसका दोस्तों जो मात्रक होता है, मात्रक मतलब जो यूनिट होती है इसकी, वो या तो न्यूटन पर मीटर में देगा या फिर किलो न्यूटन पर मीटर में देगा। यानी पर मीटर का मतलब क्या है, पर मीटर के हिसाब से लगा होता है, ये प्रति लंबाई के हिसाब से लगा होगा, एक समान रूप से बटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यूडीएल लगे हुए हैं इनकी वैल्यू सपोज मैंने यहाँ दे दी क्या, स्मॉल डब्ल्यू, न्यूटन पर मीटर कह दो आप या किलो न्यूटन पर मीटर कह दो, ठीक है। दोनों में से किसी में भी दे सकता है, क्लियर ना। यहाँ भी लिख सकते हैं आप डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ तक समझ आ रहा है। ये क्या हो गया आपका यूडीएल के सिंबल। अब यूडीएल से अगर मैं टोटल लोड निकालूँ इसका, मैं इसको पॉइंट लोड की फॉर्म में लिखूँ इसको, यानी कि मुझे केवल न्यूटन में या किलो न्यूटन में लिखना है, पर मीटर को हटाना है। तो ये लंबाई आपकी मीटर में होती है। अब मीटर में अगर आप न्यूटन अपॉन मीटर था ये वाला, अगर आप इसमें ये लंबाई मीटर में होगी, गुणा कर देंगे तो मीटर से मीटर कट जाएगा। डेट मीन्स इसमें लंबाई से गुणा कर देते हैं, टोटल लंबाई से। बट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है फॉर्मूले की फॉर्म में कि हम यूडीएल में टोटल लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यूडीएल का जो टोटल लोड होता है दोस्तों, जिसे मैंने कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर दिया, इसकी जो वैल्यू आती है वो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम होती है। एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, लोडिंग डायग्राम मतलब है जो बाहर का आरेख बना रखा है, आप इसका एरिया निकाल दो, इसका जो एरिया होगा वही टोटल लोड की वैल्यू हो जाएगी। जैसे अगर मुझे यहाँ कैपिटल डब्ल्यू निकालना होगा, इसका एरिया क्या आएगा, ये आयत बन रहा है, आयत। यहाँ से नहीं दोस्तों, में यहाँ से देखना है, जितनी लंबाई तक स्प्रिंग जैसे भी बना रखा होगा उसको भी आप आयत समझेंगे, ठीक है ना। दोनों सिंबल यूडीएल के होते हैं। तो यहाँ से कैपिटल डब्ल्यू क्या आ जाएगा आपका, इसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई कितना है, डब्ल्यू है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, डब्ल्यू। जो डब्ल्यू लग रहा है इसकी चौड़ाई है यहाँ पर, ठीक है। इंटेंसिटी दे रखी है, ये कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि डब्ल्यू इंटू एल। तो डब्ल्यू एल क्या हो जाता है, इसका टोटल लोड हो जाता है। जितना यूडीएल लगाओ होगा ये
इसकी लंबाई से गुणा कर दो तो ये आपका पॉइंट लोड की फॉर्म में आ जाता है, जो किस में आता है, किलो न्यूटन में या फिर न्यूटन में चेंज होके आ जाता है ये लोड। समझ पा रहे हैं, जब भी हमें टोटल लोड कैलकुलेट करना होगा तो लंबाई से गुणा कर देते हैं यूडीएल में। एंड एक और खास बात क्या है इसकी, ये समझ गए आप, स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर होता है, टोटल लोड डब्ल्यूएल होता है इसका, ठीक है। एंड तीसरा चीज, यूडीएल हमेशा सेंटर पे काम करता है, यूडीएल सदैव सेंटर पर कार्य करता है, सेंटर पर कार्य करता है। सेंटर पर कार्य करने से मतलब क्या है, जब हम इसमें मूवमेंट लेंगे तो अगर मुझे ये टोटल लंबाई तक का बल लेना है, सपोज मुझे यहाँ से इसका मूवमेंट निकालना है, मूवमेंट निकालना है, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स हमने भी देख लिया, टोटल लोड कैसे निकालते हैं, जितनी लंबाई तक लगा है उससे गुणा कर देते हैं, तो डब्ल्यू इंटू एल से गुणा कर देंगे, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, ये तो आ गया इसके फोर्स की वैल्यू, टोटल लोड आ गया। अब मैंने बोला कि यूडीएल जितनी लंबाई तक भी लगा होता है उसके सेंटर पे काम करेगा। सेंटर कहाँ होगा इसका, ये आयत ही तो है और आयत का सेंटर बिल्कुल बीच में होता है, बीच में होने का मतलब आधी दूरी तक होता है यहाँ तक, ठीक है ना। टोटल एल है तो ये L/2 तक होगा, L/2 तक। तो अगर मुझे इस पॉइंट ए पर लेना था मूवमेंट तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक L/2 हो जाएगी, तो यहाँ पर दूरी कितनी आ जाती है, L/2 आ जाती है मूवमेंट लेने के लिए। मतलब ध्यान रखेंगे क्या कि यूडीएल सदैव सेंटर पर कार्य करता है और यूडीएल का सेंटर आधी लंबाई तक होता है, ठीक है ना। जितनी लंबाई पे भी यूडीएल लगा होगा उसके हाफ तक होगा इसका सेंटर। तो यूडीएल के बारे में क्या क्या पॉइंट हो गए कि ये पूरी बीम की पूरी लंबाई तक या कुछ भाग तक एक समान रूप से बटा होता है, यूडीएल कहलाएगा। यूडीएल को हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित कर देते हैं, जिसका मात्रक न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर होता है। एंड इसका टोटल लोड निकालने के लिए हम लोडिंग एरिया जो था आपका ये, इसका मतलब लोडिंग डायग्राम का एरिया निकाल लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, WL आ गया टोटल लोड। अब ये सदैव सेंटर पे कार्य करता है और मूवमेंट अगर हम इसमें लेते हैं तो टोटल लोड W इंटू एल हो जाता है। एंड जो दूरी होती है वो सेंटर पर होगी तो आधी दूरी लेते हैं L/2। मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहाँ आपको अच्छे से समझा दूंगा कैसे लेते हैं मूवमेंट, बिल्कुल परेशान ना हो, बस ये बता दें आपको। यूडीएल क्लियर हो गया ना अच्छे से। अभी आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इसके, वहाँ से भी आप लिख लीजिएगा। नोट्स टेलीग्राम पर मिलेंगे, जीटेक पॉली नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, ऑफिशियल चैनल आ जाएगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे टेलीग्राम का। इसको हटाएं, अब बात करते हैं हम तीसरे टाइप के लोड की, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा लोड, ये हम देख चुके, यूडीएल क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। एंड ये किलो न्यूटन पर मीटर में या फिर न्यूटन पर मीटर में होगा, ठीक है ना, यूडीएल। अब तीसरा आता है हमारा, यूडीएल से ही मिलता जुलता है तीसरा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, वेरी करता है ना, VARY, वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, UVL। इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों, फर्स्ट ईयर में याद रखिएगा। यूडीएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UVL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से, समान, वेरी मतलब होता है वेरी करना मतलब बदलना, ठीक है। एक समान रूप से, समान बदलता भार, बदलता भार, ये समान रूप से बदलता हुआ भार होगा। समान रूप से बदलने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे ये कोई बीम है, ये कोई भी बीम है, ये आपने क्या किया, पहले यहाँ पर थोड़ा कम लोड लगाया, फिर आपने और ज़्यादा लोड लगाया, फिर और ज़्यादा लोड लगाया, फिर थोड़ा और बढ़ाया लोड की वैल्यू, एंड यहाँ के फिर और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये एक समान रूप से बढ़ते हुए क्रम में लग रहा है लोड आपका। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, पहले यहाँ कम लगाया थोड़ा, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, एंड इसके बाद और बढ़ाया और बढ़ाया, इस तरह से। तो जब हम इसको मिलाते हैं ऐसे करके, यहाँ से जब हम इसको मिला देते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या बनता है, एक ट्रायंगल जैसा बन जाता है। क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। यहाँ पर क्या है, बढ़ते क्रम में है, ये बीम थी कोई A से B तक, ये भी क्या है, यहाँ पर एक बीम है, तो यहाँ से बढ़ते क्रम में लग रहा है। इसके अलावा ये घटते क्रम में भी लग सकता है। घटते क्रम में से मतलब क्या है, यहाँ पर ज़्यादा लगा हुआ था, यहाँ पर थोड़ा कम हो गया, यहाँ पर आके और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ बिल्कुल हो गया 0, ठीक है। तो इस तरह से भी लग सकता है ये। समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो ये ट्रायंगल की फॉर्म में लगता है आपका यूबीएल।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी एल लंबाई तक ही लगेगा, ये भी आपका बीम की टोटल लंबाई पर या फिर कुछ लंबाई पर भी लग सकता है। कुछ लंबाई से मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया और यहाँ से लेकर के और केवल यहाँ तक लगा रखा है, केवल यहाँ तक लगा दिया, तो ये क्या है आपका यूबीएल है। ठीक है, इस तरह से, या फिर इधर यहाँ तक घटते क्रम में लगेगा और यहाँ से फिर बढ़ते क्रम में लग सकता है ऐसे, तो ये भी क्या है, 2 यूबीएल है, ये भी समझ पा रहे हैं ना। तो पूरी लंबाई तक भी लग सकता है ये, और इसके कुछ भाग तक भी लगा सकते हैं बीम के। क्लियर हुआ ना। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, डेफिनेशन हो जाएगी वह लोड जो बीम की पूरी लंबाई तक या फिर कुछ लंबाई तक, यानी बीम की कुल लंबाई पर या कुछ भाग पर एक समान रूप से बढ़ते या फिर घटते क्रम में लगा होता है। या तो एक समान रूप से बढ़ेगा या एक समान रूप से घटेगा, मतलब एक समान रूप से बदलते हुए लगता है, तो क्या कहलाता है, यूवीएल कहलाता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहलाता है। ये त्रिभुज के रूप में होता है। समझ पा रहे हैं। तो पहले मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ ताकि इसको और अच्छे से क्लियर कर सकूँ। अब आपको ध्यान से ऊपर समझना है, अच्छे से समझेंगे आप कि इस लोड की इंटेंसिटी क्या होती है। तो ये है आपका कोई यूबीएल, ठीक है, ये कोई बीम है, इस बीम पे आपने क्या कर रखा है, यूबीएल लगा रखा है। ये कोई भी यूबीएल लगा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से एल लंबाई है। एंड बात करें इसकी यूनिट की दोस्तों, तो ये जो लोड होता है ये भी स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, स्मॉल डब्ल्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक। एंड इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक भी यूडीएल वाला ही होता है, न्यूटन पर मीटर या फिर किलो न्यूटन पर मीटर में होगा, ये भी किलो न्यूटन पर मीटर में होगा। पहचानेंगे कैसे यूबीएल है ये, तो ये त्रिभुज के रूप में होगा, मतलब एक समान रूप से घटता हुआ या फिर एक समान रूप से बढ़ता हुआ होगा, ठीक है, ये त्रिभुज की तरह होगा। अगर मैं बात करूं अब इसका टोटल लोड कैसे निकालेंगे, टोटल लोड तो जस्ट पीछे अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं टोटल लोड, मतलब कैपिटल डब्ल्यू कैसे निकालना है हमें इसका। तो एरिया ऑफ, क्या बोला था आपसे मैंने, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, लोडिंग डायग्राम का आप एरिया निकाल दीजिए। तो लोडिंग डायग्राम यहाँ त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं, इसकी अगर ये क्या है, ये इसका बेस है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी हाइट है, तो आपको पता है इसका जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो यहाँ भी कैपिटल डब्ल्यू क्या आ जाएगा आपका, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना एल है, ऊंचाई कितना डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू इंटू एल लिख सकते हैं इसको। समझ पा रहे हैं। या पहले आधार लिख दीजिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एल लिख दिया, इंटू में स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ से कैपिटल डब्ल्यू का मान क्या आता है दोस्तों, 1/2 डब्ल्यू एल आता है, ठीक है ना, 1/2 डब्ल्यू एल, ये हाफ डब्ल्यू एल आ जाता है। किसकी वैल्यू, टोटल लोड की वैल्यू। यूबीएल में WL/2 आता है टोटल लोड, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, और टोटल लोड का फॉर्मूला हमेशा एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम होता है। क्लियर हुआ ना आप सभी को। ये क्या हो गया, यूबीएल हो गया। अब दोस्तों यूबीएल भी सेंटर पे काम करता है, यूबीएल भी कहाँ काम करता है, यूबीएल भी अपने लोड के सेंटर पे काम करेगा, अपने लोडिंग डायग्राम कह दीजिए आप, लोडिंग डायग्राम के सेंटर पे काम करेगा, लोडिंग डायग्राम के सेंटर पर कार्य करता है। लोडिंग डायग्राम के सेंटर पर कैसे काम करेगा, ये मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ इसको, उम्मीद करते हैं तो आप समझ गए होंगे नीचे वाला। तो लोडिंग डायग्राम के इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, परेशान ना हो। लोडिंग डायग्राम के सेंटर से मतलब क्या है, जैसे आपने ये यूबीएल बना रखा है, कोई ये कोई बीम है, ये कोई भी बीम है, एंड आपने इस पर कोई लोड लगा रखा है, ये त्रिभुज के रूप में लोड लग रहा है। और मैंने कहा जैसे ये डब्ल्यू इंटेंसिटी का था, स्मॉल डब्ल्यू का, तो मैंने कहा इसको मुझे कैपिटल डब्ल्यू में चेंज करना, और ये कहाँ पे लगेगा, तो सेंटर पे। त्रिभुज का सेंटर कहाँ होता है दोस्तों, मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट इसके बाद ही शुरू करूँगा अगला चैप्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो आपको बताऊंगा वहाँ कि जो आपकी परपेंडिकुलर साइड होती है, लंबवत वाली, ये वाली 90 डिग्री वाली साइड त्रिभुज की, इससे यहाँ से यहाँ तक जितना ये होगा, सपोज ये अगर एल है टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो सेंटर होता है वो L/3 दूरी पे होता है इस साइड से। अगर ये B होता है तो B/3 पे होगा। समझ पा रहे हैं, L/3, L/3 पर। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पर सेंटर होगा, इस साइड से देखें, अगर इस साइड से देखेंगे हम
तो ये 2L/3 होगा इस साइड से। तो जिधर से भी आपको मूवमेंट लेना होगा उतनी दूरी आप गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो दूरी लेते हैं हम सेंटर तक की लेते हैं, और त्रिभुज का सेंटर परपेंडिकुलर साइड से L/3 और दूसरी साइड से 2L/3। अगर यही त्रिभुज आपका इस तरह का होता, ये ऐसा बना होता ट्रेंगल आपका इस बीम पर, तो यहाँ पर कहाँ काम करता, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक इधर का रहता आपका L/3 और इधर का बच जाता कितना, ये 2L/3। समझ आ रहा है ना आपको। अगर ये L है तो इस तरह से यहाँ सेंटर पर लगेगा इसका टोटल लोड जो एक्ट करेगा पॉइंट लोड की फॉर्म में, जो कि WL/2 आता है, ये जो निकल के आया था अभी ये वाला। क्लियर ना। तो इस तरह से ये UBL हो गया। तो UBL की डेफिनेशन समझ गए। ऐसा कोई भी भार जो किसी बीम पर एक समान रूप से घटते या फिर एक समान रूप से बढ़ते क्रम में लगा होता है, यानी एक समान रूप से बदलता हुआ होता है, UBL कहलाता है। UBL को स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर होता है। टोटल लोड कैसे निकालते हैं, एरिया निकाल देते हैं लोडिंग डायग्राम का। ये त्रिभुज है, एरिया होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। 1/2 WL इसका टोटल लोड आ जाता है। और ये भी सेंटर पे काम करता है। त्रिभुज का सेंटर कहाँ पर होता है, L/3 दूरी पर लंबवत भुजा की साइड से, लंबवत की तरफ से, या फिर दूसरी तरफ से कितना 2L/3 दूरी पर काम करता है, ठीक है। और मैं इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो ये टाइप्स ऑफ लोड भी आपका हो चुका है पूरी तरह कंप्लीट। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है टू फाइंड आउट द रिएक्शंस, यानी किसी भी बीम की प्रतिक्रियाएं हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रतिक्रिया निकालना अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ करा दूंगा मैं आपको। बाकी MCQ जो क्वेश्चंस लाऊंगा वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको रिएक्शन निकालने के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक अपना।